नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का लिखा नाटक यात्रा का अंत। आप कब तक खड़े रहेंगे बाबू? यहाँ बैठ जाइए ना। बैठकर क्या करूंगा भाई, यूं ही ठीक हूँ। कब से तो आप खड़े हैं, थक गए होंगे। मैं यहाँ जगह बनाई देता हूँ, बैठ जाइए। मेरे लिए क्यों चिंता करते हो भाई, मैं ठीक हूँ। आप कुछ चिंतित मालूम होते हैं। चिंतित? चिंतित क्यों होऊंगा? नहीं, आपको देखने से लगता है कि आप कुछ दुखी हैं। मेरे सुख दुख से किसी को क्या मतलब? आप यहाँ बैठ तो जाइए। दुनिया में आदमी है तो एक दूसरे की चिंता तो करनी ही चाहिए। हाँ भाई, जरूर करनी चाहिए। तुम मेरी चिंता न करोगे तो कौन करेगा बेटे, कौन करेगा? मैं लाचार हूँ पिताजी। ये मेरी इज्जत का सवाल है राजेश बेटे, ये मेरी इज्जत का सवाल है। नरेश लाचार है तो मैं भी लाचार हूँ। आप कुछ सोच रहे हैं क्या? हाँ? नहीं भाई, सोचूंगा क्या? मेरे पास सोचने को है क्या? घर परिवार में तो सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ही है। क्या कह रहे हैं आप? राजेश की माँ, जिस धरती पर मैं खड़ा था ना, वो धरती मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई है। मैं कैसे खड़ा रहूं यहाँ, जहाँ धरती दरक गई हो, दीवारें दरक गई हो, जिंदगी दरक गई हो, वहाँ राजेश की माँ मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? पिताजी, मुझे गलत नाम से न पुकारो। आप आराम से बैठिए ना। मैं बहुत ठीक हूँ भाई, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी। इसमें मेहरबानी की क्या बात है? आदमी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो दूसरा करेगा कौन? ठीक कह रहे हो तुम भाई। आप जा कहाँ रहे हैं? क्यों? नहीं पूछना चाहिए क्या? नहीं भाई, पूछने में क्या हर्ज है। मैंने यही जानने के लिए पूछ दिया कि कहाँ तक आपका साथ रहेगा। कहाँ जा रहे हैं आप? यही तो नहीं मालूम है मुझे। क्या कह रहे हैं आप? सच ही तो कह रहा हूँ भाई, जानता तो बतलाने में हर्ज ही क्या था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। अब क्या होगा राजेश? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा बेटे। मैं अपनी ओर से कुछ उठा नहीं रख रहा हूँ माँ। मैं पिताजी की खोज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेडियो से सूचना प्रसारित करा दी है, अखबारों में सूचना निकलवा दी है, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी है और संबंधियों को भी लिख दिया है। लेकिन ये सब करने से क्या होगा? दूसरा और मैं क्या करूँ? तुम जो कहो मैं सब करने को तैयार हूँ। मेरी समझ में कुछ आता है कि कहूँ? तुमने पहले कुछ नहीं सोचा। मैं क्या जानता था कि ऐसा हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि पिताजी इस तरह एकाएक घर से चले जाएंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था बेटे, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि वैसी स्थिति में वे कर क्या सकते थे। उन्होंने किस विश्वास के बल पर कृष्णा की शादी तय की थी, लेकिन उनका वो विश्वास ही टूट गया तो वे क्या करते? मैं क्या कहूँ माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम क्या कहोगे राजेश? अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पिताजी ने किस उम्मीद और अरमान से बेटों को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कमाया सब बेटों की पढ़ाई लिखाई पर लगा दिया।
ये कभी नहीं सोचा कि अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए? मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, सब कुछ जानता हूँ। यह सब कहने की जरूरत नहीं है। इसी बात का दुख है बेटे कि तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, और तब भी तुम्हारे पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा। मुझे भी इसी बात का दुख है माँ। मैंने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके तो नहीं रुके। लेकिन तुमने उन्हें अकेले छोड़ कैसे दिया? मैं क्या करता माँ, मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कितना कहा, लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने समझा अभी आवेश में है, कुछ देर में इधर उधर से घूमकर खुद ही वापस चले आएंगे। कई दिन तो हो गए, कहीं उनका पता नहीं है। यही तो मालूम नहीं होता कि कहाँ चले गए। ये नरेश के यहाँ तो नहीं गए होंगे? नरेश का रंग तो देख आए थे, उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं? और कोई ऐसा रिश्तेदार और परिचित तो दिखाई नहीं पड़ता जहाँ वे जा सके। जिसने अपने बेटे का घर छोड़ दिया है, वो रिश्तेदार और परिचित के यहाँ जाएगा? फिर कहाँ गए होंगे वे? इसी से तो मुझे चिंता हो रही है, कहीं वे कुछ ऐसा वैसा न कर बैठे। मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? तुम चिंता न करो माँ, पिताजी का पता जरूर लगेगा, वे जरूर लौट कर आएंगे। तुम उन्हें नहीं जानते बेटे, वे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं। आन के सामने भी और कोई बात नहीं सोचते। जिद और आन के चलते ही उन्होंने इतना कष्ट सहकर तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने तुम लोगों के विश्वास पर कृष्णा की शादी तय की थी। शादी न होने पर समाज में उनकी कितनी बेइज्जती होती। क्या वे कहीं मुंह दिखाने लायक रहती? गलती तो जरूर हुई है माँ। अब कहने से क्या होता है राजेश, तुम्हारे पिताजी चले गए, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। ऐसा न कहो माँ। कहने न कहने से क्या, सच तो सच ही रहेगा ना। वे थे तो मेरे लिए सब कुछ था, वे चले गए, मेरा सब कुछ चला गया। मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी? ऐसा न कहो माँ, हम तो हैं। कैसे विश्वास करूं मैं? जिसने पिता की त्याग तपस्या के मूल्य नहीं समझा, वो मेरी चिंता करेगा। माँ, ये क्या कह रही हो तुम? सच ही तो कह रही हूँ बेटे, जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, वही तो कह रही हूँ। मुझे गलत न समझो माँ, मैंने इस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। नहीं तो ऐसा क्या मैं कभी होने देता? पिताजी जो कहते, जैसा कहते, वही करता मैं। अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी लौट आए, सकुशल लौट आए। अपनी ओर से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ। कोशिश तो करनी ही है बेटे। मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मैं भी उनके साथ क्यों नहीं चली गई। मुझे क्या हो गया था उस समय कि मैं खड़ी देखती रही और वे मेरी आंखों के सामने से चली गए। ये सब मत सोचो माँ, मत सोचो। जो होना होता है वही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जानती हूँ मैं, लेकिन इससे मेरे मन को संतोष नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। मैं कह देती हूँ राजेश, अगर वे लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। ये क्या कहती हो माँ? मैं सच कहती हूँ बेटे, अगर तुम्हारे पिताजी लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी। माँ, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो माँ। तुम ही बताओ, दूसरा मैं क्या कहूँ? हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है माँ। उन्हें खोजने में मैं कुछ नहीं उठाने रखूंगा। मैं उमेश को इस काम के लिए शहर भेज रहा हूँ और मैं खुद भी घूम फिर कर उनका पता लगाऊंगा। आशा तो तुमसे यही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मन में तरह तरह की आशंकाएं आती रहती है। मन को धीरज बंधाओ माँ, धीरज बंधाओ। मुझ पर विश्वास रखो। क्या है कृष्णा? तुम यहाँ कब से खड़ी हो बेटी? अभी ही आई हूँ माँ। क्या बात है बेटी? माँ, खाना तैयार हो गया है। मुझे तो भूख नहीं है। क्यों माँ? सवेरे भी तुमने नहीं खाया था। भूख होगी तो खा लूंगी। पर इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे होगा माँ? तुमने भी तो सवेरे नहीं खाया था भैया।
तुम भी खाना पीना न छोड़ो राजेश। मैंने नाश्ता किया था माँ, भूख नहीं मालूम हुई। एक बात कहूँ माँ? कहो ना, क्या बात है बेटे? माँ, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा मन अब बिल्कुल भर आया है माँ। क्या बात है बेटी, कहो भी तो। मैं तुम्हारी बातें अभी सुन रही थी माँ। तुम कहती हो कि पिताजी वापस नहीं आए तो तुम भी यह घर छोड़कर चली जाओगी। क्यों माँ? यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी बेटे? लेकिन मेरा क्या होगा माँ? मेरा क्या होगा माँ? मैं क्या करूंगी? मैं कैसे रहूंगी माँ? ये सब क्या कह रही हो तुम? बेकार की बातें नहीं सोची जाती कृष्णा। ये बेकार की बातें नहीं है भैया, जिंदगी की असलियत है। मेरे मन में शुरू से ही बेचैनी रही है और पिताजी के जाने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई है भैया। बार बार मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में सिर्फ मैं ही हूँ। ये सब नहीं कहते बेटी, ये सब नहीं कहते। क्या करूँ माँ? मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मुझसे अब रहा नहीं जाता माँ। अपने ही कारण इस घर को बर्बाद और परेशान होते देख मैं सचमुच बहुत बेचैन हूँ माँ। सब कुछ मेरी शादी के कारण ही तो हुआ है। इसी के लिए तो पिताजी इतने परेशान रहे। इसी के लिए तो घर के अपने लोगों में संघर्ष और तनाव बढ़ा और इसी के कारण तो पिताजी को घर से चला जाना पड़ा। सबकी परेशानी की जड़ तो मैं ही हूँ माँ। काश कि मैं नहीं रहती माँ। ये सब क्या कहती है बेटी? ये सब मत कहा। जिंदगी है तो ये सब देखना और भोगना ही पड़ता है। लेकिन तुम भी चली जाओगी माँ तो मैं कैसे रहूंगी माँ? मैं अभी जा कहाँ रही हूँ? तुम्हें छोड़कर मैं जा सकती हूँ भला? बिना तुम्हारा इंतजाम हुए मेरे मन को कहीं शांति मिलेगी? लेकिन मैं क्या कहूँ, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत दुखी हूँ। हम सब दुखी हैं माँ, लेकिन सिर्फ दुखी होने से तो काम नहीं चलने वाला है ना। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे, जी जान लगाकर करेंगे। यह और कुछ सोचने का समय नहीं है। अभी तो उन्हें कहीं से खोजकर घर ले आना है। हे भगवान, कहाँ होंगे वो? कैसे होंगे? उनकी रक्षा करना भगवान। ये एकाएक क्या हो गया भैया? तुम सब कुछ जानते हो नरेश। मैं तो उस दिन रेडियो से सुनकर एकाएक सम रह गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तभी आपका तार मिला। हाँ, मैंने सोचा शायद तुम्हारे यहाँ गए हो। नहीं, मेरे यहाँ नहीं गए। मैंने तार का जवाब दे दिया था। हाँ, मिल गया है। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? क्या कहकर गए थे? कैसे गए यहाँ से? तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ और तुम मुझसे पूछते हो ये हुआ कैसे? मेरे कारण हुआ? मेरे कारण वो घर छोड़कर चले गए? दूसरा क्या? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भैया। तुम सब समझते हो नरेश। मैं कुछ नहीं समझता भैया। तुम इतने सरल होते तो आज ऐसी बात ही नहीं होती। मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम मालूम होता है। नहीं नरेश, इल्जाम लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? मुझे तो सिर्फ दुख है इस बात का कि जिस पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना किया, उन्हें हम लोगों के कारण घर छोड़ना पड़ा। कुछ बात भी तो बतलाइए भैया। कृष्णा की शादी के सिलसिले में पिताजी तुम्हारे पास गए थे? गए तो थे। तुमसे कुछ बातें हुई थी? तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैंने मकान में काम लगा दिया है, पैसों की कमी हो गई है, इसलिए मैंने अपनी लाचारी जाहिर की। उसी लाचारी ने तो यह अनिष्ट कराया है नरेश। आपके यहाँ क्या बातें हुई? मैंने उनसे कहा था कि 40,000 रुपए बहुत होते हैं, अकेले मैं उतने रुपए नहीं दे सकूंगा। आधा नरेश दे दे तो आधा मैं दे दूंगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो शादी तय की थी उसे तोड़ने को वो तैयार नहीं थे और उसमें 40,000 से कम लगते नहीं।
मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं 20,000 रुपए देने को अभी भी तैयार हूं, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। और तुमने तो कुछ भी देने से साफ ही इनकार कर दिया। मैं क्या कर सकता था भैया, मेरे रुपये मकान में लग गए हैं और मकान अभी अधूरा है। अरे मकान कुछ दिन और अधूरा रह जाने से तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम चाहते तो पिताजी को आसानी से 15-20 हजार तो दे ही सकते थे। पिताजी की इच्छा पूरी हो जाती, कृष्णा की शादी भी हो जाती, और आज जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई है इसका सामना तो नहीं करना पड़ता। आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाचारी की बात क्या कहूं? कोई भी कह सकता है कि तुम्हारी लाचारी एक बहाना है। उनका सहज विश्वासी मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा कि वे एकाएक टूट गए। मैं उनकी स्थिति समझता हूं भैया, लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता था? सब तो तुम ही कर सकते थे नरेश। तुमने रुपए दे दिए होते तो पिताजी को इस तरह घर तो नहीं छोड़ना पड़ता। जब ऐसी बात थी तो आपने ही पूरे रुपये क्यों नहीं दे दिए? आपके पास रुपये नहीं थे क्या? मुझे पहले शादी की बात का पता नहीं था और मैंने कुछ रुपए खास काम में लगा दिए थे। जानता हूं मैं वो खास काम, जमीन बाद में भी खरीदी जा सकती थी। मुझे शादी का पता रहता तो मैं कभी अपने रुपए जमीन में नहीं लगाता। ये सब कहने की बातें हैं भैया। तुम जो कहो नरेश, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं बहस में पड़ने की स्थिति में हूं भी नहीं। अभी मेरे सामने दूसरी समस्या है। समस्या? क्या समस्या है? पिताजी के चले जाने से तुम्हें दुख नहीं होता क्या? होता क्यों नहीं भैया, लेकिन अब करना क्या है? पहले तो पिताजी की खोज करनी है, उन्हें वापस ले आना है। माँ कहती है कि पिताजी नहीं आए तो वो भी कहीं चली जाएगी। कृष्णा कहती है कि माँ यहाँ नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगी। समस्या तो कठिन है ही। खोज के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं कर रहा हूं। ईश्वर करे वे वापस आ जाएं। कहीं कुछ हुआ तो बड़ी बदनामी होगी। बदनामी तो होगी ही, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ये तो है ही, अपना कर्तव्य भी तो है। आप जो कुछ उचित समझे करें, मैं आपके साथ हूं। पिताजी आए या ना आए, असली समस्या तो अपनी जगह पर है और उसे हम ही लोगों को सुलझाना है। आप कृष्णा की शादी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। अब तो वो हम ही लोगों की जिम्मेवारी है ना। अब हम लोग उसे किसी दूसरे पर तो नहीं फेंक सकते। जैसे भी हो हम ही लोगों को निभाना है। हाँ, उसे भी देखा जाएगा भैया। तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए। मुझसे जो हो सकेगा जरूर करूंगा। पहले पिताजी के बारे में कुछ पता तो लगे। क्यों बेटे, कुछ पता लगा? नहीं माँ, कुछ भी नहीं मालूम हुआ। कितने दिन तो हो गए। हाँ माँ, इसीलिए अब मुझे भी चिंता होने लगी है। मैंने अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहां जहां सूचनाएं दे सकता था सब जगह मैंने दे दी है। उमेश को भी मैंने इधर उधर घूमकर पता लगाने के लिए भेजा, खुद भी बाहर गया, पर कहीं कोई पता नहीं मिला। ये सब तो मैं देख रही हूँ। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मेरी भी आशा अब शेष हो गई है। अब क्या होगा? जो ईश्वर की इच्छा होगी। ईश्वर की ही इच्छा है तो किया जा सकता है। क्या सोच रहे हो तुम? अब मैं क्या सोचूं माँ? मैं कहीं जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं भी अब बहुत दिनों तक जीऊंगी नहीं। ऐसा न कहो माँ। अब मैं क्या करूंगी बेटे? अब जिंदगी में मेरे लिए रह क्या गया है? अब मुझे चिंता है तो सिर्फ कृष्णा की। उसके लिए चिंता न करो माँ, उसके लिए हम लोग हैं। किसी तरह उसकी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो पाती। मरती भी तो शांति से मरती। यह मत कहो माँ, कृष्णा की शादी होगी और अच्छी जगह अच्छी तरह होगी। लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी बेटे। जो इच्छा उनके मन में थी, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ दिया, वो तो पूरी नहीं होगी। होगी क्यों नहीं माँ? कृष्णा की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर है। हम लोग उसे सुखी देखना चाहते हैं। मैं तो चाहूंगी कि जो शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी वही हो। तुम जो कहोगी वही होगा माँ। इतना आसान है बेटे? है क्यों नहीं? इतने रुपए लगेंगे। हम लोग खर्च करने को तैयार है माँ। फिर तो वही समस्या आएगी कि आधा नरेश दे, आधा तुम दोगे।
मैंने नरेश से बातें की है। क्या कहता है वो? कहता है जितना उससे हो सकेगा जरूर देगा। और उससे कुछ ना हो सका तब? नहीं माँ, इस बार वह ऐसा नहीं करेगा। मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। नरेश क्या कहता है, क्या करेगा, नहीं कहा जा सकता। पिछली बार उसने ठीक मौके पर इनकार कर दिया था। पर इस बार ऐसा नहीं होगा माँ। वह कुछ नहीं देगा तभी शादी होगी। कौन करेगा इतना खर्च? क्यों, मैं करूँगा। सचमुच? एक बार मुझसे एक गलती हो गई है माँ, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? हाँ, सोच ही लिया है। और बहू से पूछा है तुमने? पूछना क्या है माँ, मैं जो कहूँगा उसमें उसे एतराज नहीं होना चाहिए। चाहिए तो नहीं, लेकिन उसकी राय जरूरी है बेटे। वो भी तो इस घर में है। ठीक है, कहती हो तो पूछ लूंगा। अपने पिताजी के बारे में भी पता लगाते रहना। हाँ माँ, मैं निश्चिंत नहीं बैठा हूँ। तुम क्या सोच रही हो कमला? सोचना क्या है? पिताजी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उनकी इच्छा किसी तरह पूरी होनी चाहिए। कैसी इच्छा? कृष्णा की शादी की। हाँ, शादी तो करनी ही है। माँ कहती है कि जो शादी पिताजी ने तय की थी वही होनी चाहिए। उसमें तो बहुत रुपये लगेंगे। हाँ, रुपए तो लगेंगे ही। आएंगे कहाँ से? उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करेंगे आप? अरे उपाय क्या शहर के लोग करने आएंगे? हम ही लोगों को तो करना है ना। वही तो पूछ रही हूँ मैं। उपाय सीधा है, हम लोगों को ही सारे रुपए खर्च करने पड़ेंगे। क्या सब रुपये आप खर्च करेंगे? तो दूसरा कौन करेगा? और नरेश? फिर तुमने वही पुराना सवाल उठाया। सवाल तो उठाना ही पड़ता है। जब दोनों भाई कमाने वाले हैं, समर्थ है, तो बहन की जिम्मेदारी दोनों पर है। और उनमें से कोई एक अपनी जिम्मेवारी ना समझे तब? समझेगा क्यों नहीं, उसे समझाना पड़ेगा। और यदि वो समझने से इनकार कर दे तब? तब परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। नरेश आधा देता है तो ठीक है, हमें आधा देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल हाथ खींच लेता है तब तो हमें सोचना पड़ेगा। और क्या सोचना पड़ेगा? हमें ही जब शादी तय करनी है तब हम अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। कहीं ऐसी जगह करेंगे जहाँ कम पैसे लगे। ओफो, यह संभव नहीं है कमला। पैसे कहीं कम नहीं लगेंगे। पिताजी ने कुछ सोच समझकर ही शादी तय की थी। वे कृष्णा की शादी अच्छे लड़के से करना चाहते थे। हम उनकी इच्छा नहीं पूरी कर सके तो वे घर छोड़कर चले गए। अब हमें कम से कम माँ की इच्छा का तो ख्याल करना है। ख्याल करने का ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल न करें। अपनी 3 बच्चियां हैं, अपना मुन्ना है, इनके भविष्य को भी तो देखना है। भैया, 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 ये क्या हो गया भैया? क्या हो गया? क्या हुआ क्या नरेश? चलकर देखे तो भैया, कृष्णा ने आत्महत्या कर ली है भैया। पंखे से छोड़ गई है। तूने क्या किया बेटी? तूने क्या किया? तूने क्या किया? मैंने कभी सोचा भी न था कि ऐसा होगा। तुमने चिट्ठी देखी है नरेश? कृष्णा ने लिखा है। मेरी प्यारी माँ, जब तुम मेरा निर्जीव शरीर हवा में झूलता देखोगी तब तुम्हारी जो हालत होगी उसे सोचकर मैं कांप उठती हूँ माँ। लेकिन मेरे लिए अब रास्ता ही क्या है? रोज रोज हर मिनट हर घड़ी मरने से तो एक ही बार मर जाना ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे बार बार कहती रही हूँ माँ कि मैं इन परिस्थितियों से ऊब गई हूँ माँ। अब मुझसे सहा नहीं जाता। सिर्फ मेरे कारण पूरा घर परेशान है। मेरे कारण पिताजी घर से चले गए। मेरे ही कारण तुम हमेशा चिंतित रहती हो। मेरे ही कारण माँ मेरे भाइयों में इतना तनाव है। मैं नहीं रहूंगी तो चारों ओर शांति हो जाएगी। माँ मैं जानती हूँ मौत किसी समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता माँ। देखो
मैं दहेज के लिए रुपए नहीं कमा सकती। मैं दहेज मांगने वालों से ये नहीं कह सकती कि रुपए मत मांगो। मैं अपने भाइयों पर दबाव नहीं डाल सकती माँ कि वे मेरे लिए त्याग करें। मेरे मन में ये बात बार बार आती है माँ कि मैं लड़की क्यों हुई माँ, क्यों लड़की हुई। लड़का हुई रहती तो पूरे परिवार के लिए समस्या तो नहीं बनती। मेरी माँ, तुम्हें दुख तो जरूर होगा माँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ। अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती माँ, अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती माँ। आप ही से तो पिछली बार भेंट हुई थी। हाँ भाई, इसी ट्रेन में। ठीक तो है? ठीक ही हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा था ना, मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। कई जगह उतरा लेकिन कहीं रुक नहीं सका। मैं नहीं जानता मेरी यात्रा का कहाँ अंत होगा। आपके अंदर जरूर कोई बेचैनी है। ये अखबार आज का है। हाँ, आज ही का है। लीजिए, देखिए। ये पत्र राजेश ने छपवाया है क्या? राजेश? कौन? कोई नहीं, किसी राजेश ने ये पत्र छपवाया है, वही देख रहा हूं। पूज्य पिताजी, पता नहीं आप कहाँ हैं। अगर आप यह पत्र देखें तो जहां भी हो लौट आइए। हमें माफ कर दीजिए, पूरा घर दुख में डूबा हुआ है। तृष्णा नहीं रही, मां मरनासन है। नहीं रही, मां मरनासन है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या बात है भाई साहब? मैं कहता हूं ऐसा नहीं हो सकता। कृष्णा नहीं रही, क्या मतलब है इसका? कहाँ नहीं रही? दुनिया में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपके घर की चिट्ठी है। लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब। लौट कर क्या करूंगा? क्या करूंगा लौट कर? आपकी पत्नी बीमार है। हाँ, मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई? मर गई। कैसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं घर छोड़कर भाग सकता हूँ, तो क्या वो दुनिया नहीं छोड़ सकती? हाँ? क्या उसने आत्महत्या कर ली? नहीं, उसने आत्महत्या नहीं की है, मैंने उसकी हत्या की है। मैंने उसकी हत्या की है। लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब। तो ये था नाटक यात्रा का अंत। इसके लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, निर्देशन किया M.S. बेक ने। आकाशवाणी के रांची केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।